मीनाक्षी घर की बड़ी बहू थी और घर की सारी जिम्मेदारी वही संभाला करती थी। एक दिन मीनाक्षी और उसकी सास सुमन के बीच पैसों को लेकर बात हो रही थी। माँ जी, आप मुझसे और पैसे क्यों मांग रही हैं? अभी एक हफ्ता पहले ही तो मैंने आपको 2000 दिए थे। वो पैसे आपने इतनी जल्दी कहाँ खत्म कर दिए? अरे बहू, कुछ समय पहले मेरी सहेली की तबीयत खराब थी तो उसको मैंने 1000 उधार दे दिए और बाकी के 1000 मेरी दवाई में खर्च हो गए। अब आप ये बोल रही है तो मैं आपको और 2000 दे देती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा सोच समझ कर पैसे खर्च करना। और अगर पैसे कम पड़ जाए तो अपनी सहेली से वापस मांग लेना, क्योंकि अब अगले महीने तक मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगी। अरे ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। आखिर घर की सारी जिम्मेदारी तूने ही तो संभाली है, मैं थोड़ा देखभाल करूंगी। सुमन अपने ही घर में अपनी ही बहू के आगे पैसे मांग कर गुजारा किया करती थी, क्योंकि सुमन ने खुद अपनी मर्जी से घर की सारी जिम्मेदारी मीनाक्षी को दी हुई थी। मीनाक्षी घर की बड़ी बहू थी, इसलिए घर का सारा जिम्मा वही संभाला करती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, मनोज के लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है और घर के सारे कामकाज भी जानती है। मैं सोच रही हूँ मनोज की शादी कर दूं। माँ जी, इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। आखिर मनोज भी अब कमाने लगा है और घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सकता है। अब नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है बहू, हम अगले इतवार को लड़की देखने चलते हैं। लड़की का नाम मोनिका है और मैं उसके घर वालों से बात कर लेती हूँ। अब सुमन मोनिका के घर वालों से बात करके इतवार का टाइम फिक्स कर लेती है। जैसे ही मनोज और मोनिका एक दूसरे को देखते हैं तो परिवार की रजामंदी से उन्हें एक दूसरे का साथ पसंद आ जाता है और 3 महीने के बाद ही मनोज और मोनिका की शादी हो जाती है। जैसे ही मोनिका को आए अभी घर में एक ही दिन हुआ था कि वो देखती है मीनाक्षी बहू ही घर की सारी जिम्मेदारी संभालती है। मोनिका बहू, ये जैसा जैसा बोले वैसा ही करना। मीनाक्षी ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, तुम्हें अभी उससे बहुत कुछ सीखना है। माँ जी, अभी तो मोनिका को आए घर में एक दिन हुआ है। हम अभी से उसे जिम्मेदारियों की बात कर रही हैं। अभी तो वो छोटी है, अभी मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आगे की आगे देखेंगे। मीनाक्षी की बात सुनने के बाद अब मोनिका को उससे जलन होने लगती है और वो अपने मन में कहती है, सही समझाया था मुझे मेरी सहेलियों ने। मेरी जेठानी ने तो मेरे पूरे ससुराल पर कब्जा कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मेरी सास पर मेरी जेठानी ने कोई मंत्र पड़ा हुआ है, जो घर की सारी जिम्मेदारी मेरी जेठानी को ही दी हुई है। पर अब मैं आ गई हूं ना ज्यादा दिन तक ये सब नहीं चलेगा। मोनिका ने सोच लिया था कि वो धीरे धीरे घर पर कब्जा करके ही मानेगी और धीरे धीरे उसकी जेठानी से सारी जिम्मेदारी छीन लेगी। ऐसे ही एक दिन जब पूरा परिवार साथ में खाना खा रहा था, मीनाक्षी भाभी, ये कैसे राजमा लेकर आती हो आप? मेरे मायके के पास बहुत अच्छी परचून की दुकान है, जहाँ सारा सामान बहुत ही सस्ते और अच्छे दामों पर मिलता है। आप बोलो तो हम वहां से सामान खरीद सकते हैं। बहू, इन सब चीजों की क्या जरूरत है? सब कुछ संभाल तो रही है मीनाक्षी बहू अच्छे से। और राजमा कोई भी दुकान वाला अपने घर पर थोड़ी ना बनाता है, और वैसे भी वो दुकान वाला हमारा बहुत पुराना है। हाँ मोनिका, हो सकता है कि आज तुमसे राजमा अच्छे ना बने हो, इसलिए बुरे बने हैं। तो तुम ये सारी बातें छोड़ो और घर की बाकी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो। मोनिका को ये लगा था कि शायद मनोज तो उसकी तरफ से कुछ कहेगा, लेकिन मनोज ने बाकी घर वालों का साथ दिया और कहा, हाँ मोनिका, अगर तुम इस राजमा में थोड़ी सी सीटी और लगा देती ना तो ये अच्छे से पक जाते। कोई बात नहीं, अभी तो हम खा रहे हैं, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखना वरना हम सब लोगों के पेट में दर्द हो जाएगा। अब मोनिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि धीरे धीरे अपनी जेठानी के कामों में बुराइयां निकाल कर वो घर की सारी जिम्मेदारी खुद ले लेगी। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। वो अब अपने कमरे में जाती है और खुद से कहती है, मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन सारी मेहनत बेकार हो गई। मेरी सास तो छोड़ो, मेरा खुद का पति भी मेरी जेठानी के बारे में कुछ भी सुनकर राजी नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे कोई और तरीका निकालना ही होगा। अब मोनिका को अपने ससुराल में आए कई दिन हो गए थे। वो जितनी भी कोशिश करती वो सब बेकार हो जाती। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी सब्जी बाजार जाकर हफ्ते भर की सब्जियां लेकर आती है। उस समय सुमन और मोनिका बैठकर शाम की चाय पी रहे थे। तभी मोनिका को एक मौका मिल जाता है और वो कहती है, ये सब क्या है दीदी, कैसी सब्जियां लेकर आई हो आप? ये आधी से ज्यादा सब्जियां तो खराब है। अगर मेरे हाथ में इस घर का बजट होता ना तो मैं बहुत अच्छी सब्जियां लेकर आती। घर का बजट देखकर चलना पड़ता है मोनिका, और ये सब्जियां पूरी तरह से खराब नहीं थी, खाने के लायक थे, इसीलिए तो हम लेकर आए हैं। और वैसे भी जो सब्जियां जल्दी खराब होने वाली है हम उन्हें पहले बना लेंगे। कितनी समझदार है मेरी बहू। ठीक है मीनाक्षी, अभी तू जाकर आराम कर। और मोनिका, जो सब्जियां खराब होने वाली है उन्हें एक तरफ निकाल कर रख दे और सबसे पहले उन्हें बना लेना।
सुमन के आगे मोनिका कुछ नहीं बोल पाती और गुस्से में सब्जियों की थैली लेकर रसोई में चली जाती है। अब उन्हें अलग करते हुए खुद से कहती है, मेरी ये चाल भी नाकामयाब हो गई। यहाँ सब्जियों की बुराई की तो सब्जियां छांटने के लिए मुझे ही भेज दिया। अगर सब्जी बनने के बाद सब्जी की बुराई करती तो फिर कहते मैंने अच्छी सब्जी नहीं बनाई थी। लेकिन मोनिका नाम है मेरा, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। कोई ना कोई रास्ता तो निकाल कर रहूंगी जिससे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में आ जाए। अब घर में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर कलेश बढ़ने लगते हैं। एक दिन मीनाक्षी को बहुत तेज बुखार होता है, जिस वजह से बिजली का बिल भरना उसे ध्यान नहीं रहता और बिजली विभाग वाले बिजली काट कर चले जाते हैं। बस मोनिका को एक बहुत तगड़ा लड़ाई का मौका मिल जाता है। वो गुस्से में अपनी सास के पास आकर कहती है, देखिए माँ जी, आपने बड़ी दीदी पर सारी जिम्मेदारी दी हुई थी ना, तभी घर की बिजली चली गई। अरे वो अकेले क्या क्या संभाले। आजकल तो वैसे भी उनका किसी जिम्मेदारी में ध्यान नहीं रहता। राशन का सामान भी बेकार लेकर आती हैं, सब्जियां भी बेकार लाती हैं। और अब तो भाभी ने बिजली का बिल भी नहीं भरा। तभी वहां मीनाक्षी आती है और कहती है, अरे इस पे तो गुस्सा होने की क्या जरूरत है मोनिका, मैंने बिजली विभाग को कॉल कर दिया है, थोड़ी देर में बिजली वाले आकर बिजली का कनेक्शन लगा जाएंगे। लेकिन अभी तो परिवार को परेशान होना पड़ा ना। अगर ये जिम्मेदारी मैं संभाल रही होती तब ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं भाई, सारी जिम्मेदारी आप ही संभालती हो, तभी तो इतनी गलतियां होती है। अरे आज की पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा मॉडर्न, समझदार और एक्टिव है। दोनों बहुएं बहस करने लगती है और ये सब कुछ सुमन को साफ नजर आ रहा था, समझ में भी आ रहा था। अब सुमन गुस्से में कहती है, बस मुझे सब समझ में आ रहा है। तुम लोगों का ये कहना है ना कि मोनिका घर का बजट अच्छे से संभाल सकती है और सारी चीजें अच्छे से कर सकती है, तो ठीक है, आज से घर की सारी जिम्मेदारी मेरी छोटी बहू यानी मोनिका की। देखती हूँ मोनिका, तुम घर की जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाती हो। मोनिका के मन में तो खुशी के दीप जलने लगते हैं। वो खुद से कहती है, अरे वाह, यही तो मैं चाहती थी। मैं अब घर की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभाल कर दीदी को दिखा दूंगी कि मैं घर की जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल भी सकती हूँ, बचत भी कर सकती हूँ और सबको खुश भी रख सकती हूँ। और इसके बाद जैसे इस घर में हर किसी की जुबान पर मीनाक्षी दीदी का नाम होता है, वैसे ही मेरा नाम होगा, मोनिका मोनिका मोनिका। कहाँ खो गई मोनिका, तुम घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लोगे ना। क्यों नहीं माँ जी, घर की जिम्मेदारी संभालना कौन सा बड़ा काम है। ये काम तो मैं चुटकियों में कर लूंगी। बस इधर उधर पैसे ही तो देने। अब देखना, मैं दीदी से भी अच्छी तरह से ये घर आपको संभाल कर दिखाऊंगी। मीनाक्षी ने भांप लिया था कि मोनिका सिर्फ उसका हक और उसकी जगह लेना चाहती थी। अब मीनाक्षी भी मोनिका को चुनौती देते हुए कहती है, तो ठीक है मोनिका, इस घर में जितनी भी जिम्मेदारियों का काम तुम किया करती थी वो सब आज से मैं करूंगी और मेरे हिस्से के काम तुम करोगी और हम सब लोग तुम्हारी बात मानेंगे। देखते तुम मेरी जिम्मेदारी ढंग से संभाल पाती हो या नहीं। ये सुनकर मोनिका बहुत ज्यादा खुश थी, जिसके बाद अब सुमन उसके हाथ में घर के खर्चे के पैसे रख देती है, जो कि उसकी उम्मीद से बहुत ज्यादा थे। अब मोनिका खुशी से अपने कमरे में आती है और उन पैसों से खुद को हवा करते हुए कहती है, वाह मोनिका, तेरी तो निकल पड़ी। ये पैसे तो उम्मीद से बहुत ज्यादा है। पक्का दीदी हर महीने इन पैसों में से कुछ पैसे बचा लेती होंगी। अब वो पैसों की बचत मेरी होगी और साथ में मैं घर वालों को ये भी बताऊंगी घर का खर्चा कैसे चलाया जाता है। मोनिका बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि घर की आफत अब उसके सर पर आ गई है। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी के दोनों बच्चे मोनिका के पास आते हैं और कहते हैं, चाची मुझे 1000 चाहिए, वो स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए ना थोड़ा सा सामान लाना है। मम्मी ने बोला कि अब से घर की सारी जिम्मेदारी आप संभाल रही हो तो पैसे आप दोगी। और मुझे भी ना समर वैकेशन का होमवर्क मिला है तो मुझे भी 2000 चाहिए। मम्मी ने बोला कि आप दोगे, फिर आप मेरी प्रोजेक्ट बनवाने में मदद कर देना क्योंकि ये काम भी मम्मी किया करती थी। कोई बात नहीं, बच्चों की पढ़ाई पर तो खर्चा होता ही है और वैसे भी ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये लो अपने पैसे और अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दो। हाँ, अगर नंबर कम आएंगे तो बहुत डांटूंगी। हाँ, मोनिका उन्हें पैसे देती है। कुछ समय बाद उनका सिलेंडर वाला आता है और सिलेंडर रखकर कहता है, बहन जी इस सिलेंडर के 1500 हो गए। अब कैसी बात कर रहे हो भैया, सिलेंडर तो 800-1000 का होगा, 1500 कैसे हो गए। बहन जी महंगाई बढ़ गई है, सिलेंडर के दाम भी महंगाई के साथ बढ़ गया। अभी तो इतने में ही मिलेगा, आपको लेना है तो बताइए वरना कोई बात नहीं। ये खर्चा भी दुगना हो गया, पर कोई बात नहीं, अब बिना सिलेंडर के तो गुजारा नहीं हो सकता, सिलेंडर तो लेना ही पड़ेगा।
अब मोनिका सिलेंडर ले लेती है और अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। मोनिका दोपहर के समय सो रही थी, तभी उसके पास सुमन पसीने से भीगी हुई आती है और कहती है, बहू, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, जल्दी से एसी वाले को कॉल कर और मेरे कमरे का एसी ठीक करवा। बुढ़ापे में ज्यादा देर गर्मी में नहीं रहा जाता, सांस फूलने लगती है। मोनिका अपनी सास की हालत देखकर मन में कहती है, हे भगवान, यानी एक और खर्चा। अब एसी वाला तो सिर्फ एसी को छूने की 1,000 ले जाएगा और फिर इसे ठीक करने के पैसे अलग से लगेंगे। पर मोनिका के पास अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, इसलिए मोनिका एसी ठीक करने के लिए एसी वाले को बुलाती है और एसी ठीक करवा लेती है, जिसमें भी उसे 5,000 की खपत लगती है। ऊपर से घर के खर्चे में पैसे पानी की तरह बह रहे थे। एक दिन मोनिका परेशान हो जाती है और सब्जी बाजार जाने से पहले खुद से कहती है, मुझे दीदी के आगे और परिवार वालों के आगे खुद को सही और दीदी को गलत साबित करना ही पड़ेगा। और इसका एक ही रास्ता है, अगर मैं देर रात को सब्जी लेने जाऊंगी तो सबसे सस्ती मिलेगी, सब्जी भी कम लेकर आऊंगी, एक बार सब्जी बनाऊंगी और अगले दिन तक सभी घर वालों को वही खिलाऊंगी। अब मोनिका यही फैसला करती है और उसके बाद सब्जी लेने के लिए रात में बाजार जाती है। सब्जियों के दाम सुनकर उसका तो सिर घूम जाता है। हैं? ये लोग सब्जी बेच रहे हैं यहाँ अमृत, इतना महंगा? लेकिन क्या करूं, 2-4 सब्जियां तो लेकर जानी ही पड़ेगी। मोनिका को बाजार में जाकर बहुत पछतावा होता है, क्योंकि सब्जियां तो उतनी ही महंगी थी, बल्कि ताजी सब्जियां और खत्म हो गई थी। अब वो खराब सब्जियां लेकर घर आती है और चुपके से सब्जियों को रसोई में रखती है। हे भगवान, ये सब्जियां तो खाने के लायक भी नहीं लग रही, लेकिन क्या करूं, जो सबसे खराब सब्जी है उसे सबसे पहले बना देती हूँ। मोनिका ये बोलकर सब्जी बनाने लगती है कि तभी वहां पर मीनाक्षी आ जाती है और सब्जियों की हालत देखकर कहती है, ये सब्जियां तो सच में खाने के लायक नहीं है मोनिका, तुम तो मेरी सब्जियों में कमियां निकाला करती थी, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा बुरी है। दीदी, बनने के बाद तो सारी सब्जी अच्छी लगती है, मैं बहुत सफाई से और ध्यान रखकर ये सब्जियां बनाऊंगी और ये आपको पसंद आएगी, आप फिक्र मत करो। मीनाक्षी मोनिका की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। शाम के समय जब सब्जी बनकर तैयार होती है तो उससे खराब होने की बदबू आ रही थी और मनोज सब्जी चख कर कहता है, मोनिका, ये सब्जी तो खराब है, ये कैसे सब्जियां लेकर आई हो? क्या इस तरह की सब्जी खाएंगे हम लोग? अरे हम तो फिर भी खा लेंगे, हमारी पाचन शक्ति अच्छी है, लेकिन कल को अगर बच्चे ऐसा खाना खाकर बीमार पड़ गए तो? जब कुछ समय पहले बड़ी बहू घर की जिम्मेदारी संभाल रही थी ना, तब तुमने घर के राशन में बुराई निकाली थी मोनिका। अब तो घर का राशन तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो फिर अभी सब्जी इतनी बुरी कैसे बनी? और मुझे मीनाक्षी बहू ने पहले ही बता दिया था कि तुम खराब सब्जियां लेकर आई हो, इसलिए तुम मीनाक्षी बहू पर इल्जाम नहीं लगा सकती कि उसने खाना खराब बनाया है। माँ जी, रहने दीजिए ना, मोनिका को बुरा लग रहा होगा, हम सब लोग एकदम से उसे इतना सुना रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं अभी सब लोगों के लिए बाहर से कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। सब लोग जहां एक तरफ मोनिका को उल्टा सीधा सुना रहे थे, वहीं मीनाक्षी उसके दर्द को समझ रही थी, लेकिन मोनिका को वो भी दिखावा लगता है और मोनिका की आंखों में आंसू भर आते हैं। कुछ भी कर लो, आप लोगों को कभी पसंद नहीं आता, आप लोगों ने तो मुझे तंग किया हुआ है, ये सब कुछ आप मीनाक्षी भाभी के लिए जानबूझकर कर रहे ना, कोई बात नहीं। मोनिका गुस्से में ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोलती है तो सामने मीनाक्षी खड़ी थी। मोनिका ने उसे देखकर पूछा, अब क्यों आई हो यहाँ पर दीदी? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कना आई हो ना कि मैं आपसे हार गई? नहीं मोनिका, तुमने खाना नहीं खाया था और घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया था, इसलिए मैंने सब लोगों के लिए ऑनलाइन खाना मंगवा दिया है, तो तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आई थी। दीदी आप ये क्यों कर रही हो? अब आपने बाहर से खाना मंगवा लिया, हमारा बजट और भी खराब हो जाएगा और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। इसकी बात सुनकर मीनाक्षी मुस्कुराती है, जिसके बाद उसने खाना टेबल पर रखा और अपने पास से 5,000 निकालकर मोनिका के हाथ में थमा दिए। मोनिका, मैं जानती हूँ तुम गुस्सा होकर इसलिए गई थी क्योंकि तुम बहुत मेहनत से घर को संभालने की कोशिश कर रही हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं बचे थे। तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानी साफ नजर आ रही थी, बस तुम हमें बता नहीं पा रही थी। ये देखो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, ये रख लो। इसके बारे में मैं माँ जी को नहीं बताऊंगी, तुम इससे खर्चा चला लेना, तब तक महीना पूरा हो जाएगा तो माँ जी तुम्हें फिर से पैसे दे देंगी। मोनिका फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस जेठानी से वो जब से आई थी तब से अच्छी और आगे दिखने की कोशिश कर रही थी, वो तो उसकी मदद कर रही है। ये देखकर मोनिका कहती है, मैंने आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, आपके साथ प्रतियोगिता की, लेकिन फिर भी आप मेरी मदद कर रही है, क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें समझती हूँ, तुम जवान खून हो और जब तुम इस घर में आई हो
तो तुम बस अपने आप को बेहतर साबित करना चाहती थी। हमारी पीढ़ी सास का हुक्म तो सह सकती है, लेकिन जेठानी का नहीं। और तुम अपनी जगह ठीक हो। शायद मेरी भी जेठानी होती तो मुझे भी ऐसे ही लगता। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं घर की रानी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन मैं सिर्फ बेवकूफ बन गई। आप सच में बहुत मेहनत और मुश्किल से घर चला रही थी। मुझे आपसे सीखना चाहिए था और उसके बाद ऐसी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। मैंने गलती कर दी। अरे पगली, कोई बात नहीं, हम अभी अपनी गलती को सुधार लेते हैं। इस महीने का खर्चा तुम चलाओ और अगले महीने से ये जिम्मेदारी फिर से मैं संभाल लूंगी। लेकिन मैं हर जगह तुम्हें अपने साथ रखा करूंगी, ताकि तुम मेरे साथ रहकर ये सीख सको कि समझदारी से पैसे कैसे बचाए जा सकते हैं और घर का खर्चा भी कैसे चलाया जा सकता है। तब तक दरवाजे पर सुमन भी आ गई थी। उसने मीनाक्षी और मोनिका की ये बात सुनी और वो अंदर आई और खुश होकर कहने लगी, मुझे गर्व है अपनी दोनों बहुओं पर कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रही हो और आपस में तालमेल बिठाकर घर चलाने के बारे में बात कर रही हो। अब मैं तुम दोनों बहुओं के भरोसे पूरी जिम्मेदारी छोड़ सकती हूँ। माँ जी, आप मुझे भी माफ कर दीजिए। मैंने आपके फैसले पर शक किया, जबकि घर की जिम्मेदारी मीनाक्षी भाभी को देने का फैसला बिल्कुल ठीक और सटीक था। मीनाक्षी भाभी बहुत काबिलियत रखती हैं और अच्छे से घर संभालना भी जानती हैं। अब छोटी बहू मोनिका अपनी जेठानी से मुकाबला करना छोड़कर उसके साथ प्यार से रहकर घर के तौर तरीके और घर को संभालने की जिम्मेदारियां बारीकी से सीखने लगती है। और वहीं मीनाक्षी भी एक जेठानी और बड़ी बहन की तरह उसकी मदद करती है और उसके साथ प्यार से रहती है। बिंदु मोहल्ले की वो चाची थी जिसको गॉसिप करने और मोहल्ले की बहुओं की तफ्तीश करने में मास्टरी हासिल थी। मोहल्ले के हर घर की बहू पर पैनी नजर रखना वो अपना परम कर्तव्य समझती थी और अपने इस कर्तव्य का पालन भी वो पूरी निष्ठा से करती थी। एक दिन मोहल्ले में रहने वाली मनीषा की बहू कविता ऑफिस जा रही होती है और रास्ते में उसे बिंदु मिल जाती है। कहाँ निकली सवारी? सवारी तो ऑफिस जा रही है चाची जी, लेकिन आप आज, मेरा मतलब है, हमेशा की तरफ फुर्सत में नजर आ रही हैं। फुर्सत में मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं कोई काम नहीं करती हूँ? अरे हजारों काम है मेरे पास करने के लिए। हाँ ये बात तो है चाची जी। अब देखिए ना, मोहल्ले की बहुओं की देख रेख करने का जिम्मा जो है आपके पास, ये तो हजारों कामों से भी बढ़कर है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप अपना काम जारी रखिए। कविता और मोहल्ले की बाकी बहुएं बिंदु के स्वभाव से भली भांति परिचित हो चुकी थी, इसलिए वो भी अब गाहे बगाहे उन्हें इसी तरह जवाब दे दिया करती थी। शाम को कविता ऑफिस से आकर बैग टेबल पर रखती ही है कि उसकी सास मनीषा उस पर सवालों की बौछार कर देती है। ये क्या बहू, इतनी सुर्ख लाल लिपस्टिक क्यों लगाई है और ये चेहरे पर पुट्टी क्यों पोत कर रखा है? चेहरा कम और सफेद दीवार ज्यादा लग रहा है। और ये कितना टाइट सा टॉप पहन कर रखा है तूने? ऑफिस जाती है या पिकनिक? आज बिंदु चाची से मिली थी क्या आप मम्मी जी? अब यहाँ बिंदु की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं तुझसे क्या पूछ रही हूँ और तू बता क्या रही है? जो पूछा है पहले उसका जवाब दे। इसी बात में तो जवाब है मम्मी जी, क्योंकि ये सारे डायलॉग्स उन्हीं के तो हैं। आज ऑफिस जाते समय मिली थी वो मुझसे। मैं तो उसी समय समझ गई थी कि शाम को घर जाकर क्या सुनना है। हाँ हाँ वो सब ठीक है, लेकिन कल से ऑफिस जरा ढंग से जाया करो। बिंदु की बात छोड़ो, मुझे भी बहुओं का ये मॉडर्न कपड़े पहनना और चेहरे पर बिना वजह रंगाई पुताई करना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन मम्मी जी, काव्या दीदी तो पहनती है मॉडर्न कपड़े और ऑफिस भी मेकअप करके ही जाती हैं। आप उन्हें तो कुछ भी नहीं कहती। अब हर बात में काव्या को क्यों घसीट कर लाती है बहू? वो अब ससुराल की हो गई है, उसके ससुराल वालों को दिक्कत नहीं है तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? वैसे भी मेरी आदत तुम्हारी मम्मी की तरह नहीं है बेटी के ससुराल में दखलंदाजी करने की। मेरी मम्मी को भी आदत नहीं है बिना वजह ताने मारने की, और आप मेरे मायके वालों तक क्यों पहुंच गई मम्मी जी? बार बार आप भी उन्हें बीच में मत घसीटा कीजिए। कविता पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है और मनीषा बड़बड़ाने लगती है। ये आजकल की बहुएं जरा सा कुछ बोल दो तो तुरंत मुंह ऐसे बना लेती है जैसे फूला हुआ गोलगप्पा। दोनों सास बहू के बीच अगले 2 दिनों तक कोल्ड वॉर चलता रहता है। इस तरह मोहल्ले की शकुनी मामी बिंदु का मंसूबा सफल हो जाता है। तीसरे दिन कविता का सामना फिर से बिंदु चाची से हो जाता है। ऑफिस जा रही हो बहू? नहीं चाची जी, बस ये ऑफिस के बैग को घुमाने ले जा रही हूँ। आपकी तरह घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था ना बेचारा। इतना कहकर कविता चली जाती है और बिंदु उसे देखती रह जाती है। सीधे मुंह बात करना तो आता ही नहीं है आजकल की बहुओं को। तेवर तो देखो जरा, 2 क्लास ज्यादा क्या पढ़ लिया, खुद को कलेक्टर ही समझ बैठी है। उसी समय उसे पड़ोस में रहने वाली लता की बहू मोनिका जीन्स टॉप पहनकर सब्जियों से भरी थैली लाते दिखाई देती है और कविता का ख्याल उसके दिमाग से छूमंतर हो जाता है। सब्जियां खरीद कर ला रही हो बहू?
नहीं चाची जी, मैं तो एक पार्टी में गई थी, वहीं पर मुझे ये सब्जियों से भरा थैला रिटर्न गिफ्ट में मिला है। तो जिस पार्टी में गई थी वहां एसी नहीं लगा था क्या बहू, जो हवा आने के लिए ये फटी हुई जीन्स पहनकर चली आई? ये फटी हुई जीन्स नहीं है चाची जी, इसे रिप्ड जीन्स कहते हैं। ये तो आजकल का फैशन है, आप नहीं समझोगी। मुझे समझना भी नहीं है बहू, ये ऐसे फटे हुए कपड़े तो हमारी मेहरी भी नहीं पहनती। लेकिन मेरी जीन्स पहनेगी ही क्यों चाची जी? अरे चल जा, ये तेरा रिटर्न गिफ्ट ले जा और कुछ खाना वाना बना, मैं भी सुबह सुबह किसके मुंह लग गई। मोनिका हंसते हुए चली जाती है और बिंदु अपनी मुहिम पर निकल पड़ती है। हालांकि मोनिका की जीन्स में रिप्ड जीन्स के नाम पर एक बस छोटा सा कट होता है। हर रोज की तरह उस दिन भी दोपहर की मोहल्ले की महिला मंडली इकट्ठा होती है और उनकी सर्वे सर्वा बिंदु चाची अपने दिल की भड़ास सबके सामने जाहिर करती है। ये आजकल के लड़के लड़कियों को हो क्या गया है, फैशन के नाम पर फटे हुए कपड़े पहनकर घूमते रहते हैं। ऐसा लगता है कि भिखारियों से खरीद कर लाते होंगे ऐसे कपड़े। हमारे जमाने में तो फटे हुए कपड़े पहनना बदशकुनी माना जाता था, और आजकल देखो बच्चे तो शौक से बदशकुनी कपड़े पहनकर घूमते हैं। तुम तो कुछ बोलो ही मत लता, तुम्हारी खुद की बहू आज बदशकुनी का लबादा ओढ़े हुए घूम रही थी। सारी महिलाएं हंसने लगती है और लता शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद भी बिंदु कई बार बातों बातों में लता की बहू की रिप्ड जीन्स का बखान करती है और लता बार बार शर्मिंदा होती है। लता घर वापस आती है तो मोनिका वही जीन्स पहनकर बाहर जाने की तैयारी में होती है। बहू, अभी के अभी ये जीन्स उतार कर आओ, मैंने तुम्हें जीन्स पहनने की इजाजत क्या दे दी, तुमने तो हद ही पार कर दी। मम्मी जी, बस एक छोटा सा ही तो कट है, लोग तो कैसी कैसी जीन्स पहनते हैं। मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है बहू, तुम्हें अगर जीन्स पहननी है तो ढंग की पहननी होगी, वरना सीधे सीधे सूट या साड़ी पहनो। आप एक तरफ कहती हैं कि मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं है और दूसरी तरफ लोगों की बात सुनकर मुझ पर नाराज हो रही हैं। मुझे पता है कि बिंदु चाची ने ही आपके कान भरे हैं, वरना आपने तो मुझे कुछ नहीं कहा था सुबह। मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती बहू, तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, ढंग की जीन्स पहननी है या फिर ड्रेस और साड़ी। ठीक है, आप भी अपनी मनमानी कर लीजिए। मुझे लगा था कि मेरी सास आम सासों जैसी नहीं है, बिल्कुल खुले विचारों वाली है, लेकिन आप भी वैसी हैं मम्मी जी। यहाँ भी मनमुटाव हो जाता है। पुराने ख्यालों की बिंदु इस बात को समझ ही नहीं रही थी कि जमाना अब बदल गया है। एक दिन बिंदु मोहल्ले की गायत्री के साथ घर के बाहर खड़ी होती है और उनकी नजर उर्मिला की बहू साक्षी पर पड़ती है। गायत्री, ये उर्मिला की बहू साक्षी है ना? हाँ, ये साक्षी ही है, कितनी सुंदर लग रही है, किसी शादी में जा रही है शायद। अब बिंदु के अगले शिकार के रूप में साक्षी का नंबर आ जाता है। साक्षी डीप नेक का स्लीवलेस डिजाइनर ब्लाउज और डिजाइनर साड़ी पहनकर किसी पार्टी में जा रही होती है। आंखों पर गॉगल्स, ट्रेंडी मेकअप और मिनिमल ज्वेलरी उसके पूरे लुक को आकर्षक बना रही थी। फिर भी बिंदु मुंह बिचकाते हुए कहती है, खाक सुंदर दिख रही है। ब्लाउज का गला देखा तुमने? आगे पीछे दोनों तरफ से कितना खुला खुला है, साड़ी भी कमर से कितनी नीचे बांधी है। मुझे तो बहुओं का ऐसे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों बेकार में लोगों की आंखों को मसाला परोसना। गायत्री घर आती है और उसकी बहू राधिका खुश होकर कहती है, बड़े अच्छे समय पर आ गई मम्मी जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। जरा बताइए तो मीरा की शादी में इन दोनों में से कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी? साड़ियां तो दोनों ही अच्छी है, लेकिन पहले मुझे इनके ब्लाउज दिखाओ, फिर मैं बताती हूँ। ब्लाउज? मगर अच्छा ठीक है, ये रहे दोनों साड़ियों के ब्लाउज। राधिका उसके सामने दो डिजाइनर ब्लाउज रखती है जिनके गले बहुत डीप होते हैं। गायत्री देखती है और चिढ़ जाती है, बहू ये कैसे ब्लाउज है? गले तो देखो जरा इनके कितने गहरे हैं, ट्रांसपेरेंट साड़ी पर बिल्कुल भी सोबर नहीं लगेंगे, कोई और साड़ी पहन लो। लेकिन मम्मी जी, मेरे तो हर साड़ी के ब्लाउज ऐसे ही हैं, आपने देखे भी हैं मुझे पहने हुए। वो पिंक साड़ी के ब्लाउज की तो आपने खुद कितनी तारीफ की थी। वो साड़ी अलग थी, ये अलग है, ऐसा समझ लो। तुम ये नहीं पहनोगी बस। कल तक तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थी मम्मी जी, तो अब हो गई है ना बहू। यहाँ भी एक ब्लाउज की वजह से दोनों सास बहू के बीच जंग का मैदान छिड़ जाता है। एक दिन महिला मंडली में सभी औरतों की बात का टॉपिक बिंदु के बेटे की शादी पर आकर पहुंचता है। भाई बिंदु, राघव की शादी करवाने का कब इरादा है तेरा? उससे छोटू की भी शादी हो गई है अब तो। हाँ, ढूंढ ही रहे हैं लड़की, लेकिन मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। राघव को भी मैंने साफ साफ कह दिया है कि जो भी लड़की आएगी मेरी पसंद से ही आएगी। बिंदु अपने बेटे राघव के लिए खूब सारे रिश्ते देखती है, लेकिन हर रिश्ता उसकी ट्रेडिशनल और रूढ़िवादी सोच के आड़े आ जाता था। वो लड़कियों को उनके पहनावे और मेकअप को देखकर ही रिजेक्ट कर देती थी। एक दिन बिंदु से मिलने उसकी ननद मधु आती है।
बिंदु, ये देख, मैं राघव के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। लड़की बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुझे चाहिए। तू फोटो देख ले, पसंद आए तो फिर आगे बात करते हैं। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, सिंपल और सोबर भी लग रही है। साड़ी भी कितने अच्छे तरीके से पहनी है। मधु और बिंदु पत्रिका मिलवाने पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से ग्रीन सिग्नल मिलते ही बिंदु अपने पति और बेटे से बात करती है। दोनों भी हरी झंडी दिखा देते हैं। आपको पसंद है लड़की, तो फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। तो फिर हम आगे की बात उनके घर पर ही तय करेंगे। मैं मधु बहन जी से कह देती हूँ। सब लड़की यानी कि सिया के घर जाते हैं। सुंदर सी साड़ी और दोनों कंधों पर पल्ला लेकर मुंह नीचे करके बैठी सिया एक ही नजर में बिंदु के मन में बस जाती है। सिया के माता पिता को भी राघव पसंद आ जाता है और सारी बातें फिक्स होकर सिया और राघव की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। बिंदु सबको ये खुशखबरी सुनाती है। चलो भाई, तुम लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मेरे राघव के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ ली है मैंने। जल्दी ही मेरे घर भी शादी की शहनाई बजने वाली है। खुशी हुई सुनकर। अब देखते हैं तुम्हारी बहू कैसे आती है। कह तो रही है कि सुंदर और सुशील है, बिंदु की पसंद है, अच्छी ही होगी। और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। सिया ससुराल आती है और आते ही अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेती है। 4-5 दिन बाद मधु के अलावा सब मेहमान वापस चले जाते हैं। तब एक दिन सुबह सिया स्टाइलिश से गाउन में फोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर आती है। यस श्योर, यस डेफिनेटली आई विल, ओके सी यू। सिया पूरी इंग्लिश में बात करती है और उसकी बात करने का स्टाइल इतना आकर्षक होता है कि बिंदु का ध्यान उसके कपड़ों पर जाता ही नहीं है। मधु भी हैरान होकर उसे देखती रह जाती है। सिया बात करते करते वापस कमरे में चली जाती है। सिया तो काफी पढ़ी लिखी लगती है बिंदु, और कपड़े भी एकदम मॉडर्न पहने हैं, लेकिन सच कहूं बड़ी ही प्यारी लग रही है। कपड़ों पर तो मेरा ध्यान बाद में गया, लेकिन फोन पर कितनी अच्छे से इंग्लिश में बातें कर रही थी, देखा तुमने? आजकल की स्मार्ट बहुओं के सामने हम तो बिल्कुल फिसड्डी लगते हैं बिंदु। बिंदु भी यही सोच रही होती है। थोड़ी देर बाद सिया तैयार होकर बाहर आती है। उसने एक सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी वाला स्लीवलेस टॉप और लूज पजामा पहना था। बड़े ही प्यार से वो कहती है, सॉरी मॉम, वो फॉरेन ऑफिस से कॉल आ गई थी, इसलिए बाहर आने में देर हो गई। नाश्ते में क्या है? नाश्ते में इडली है बेटा, तुम्हें पसंद है? ज्यादा पसंद नहीं है मॉम, बट आई कैन टेक इट। आई मीन मैं खा लूंगी। बुआ जी, आप लोगों ने खा लिया? नहीं बेटा, हम तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी। चलो अब साथ में खाते हैं। मॉम, बुआ जी, आप लोगों को मेडिसिन लेनी होती है, आप अपने टाइम पर खा लिया कीजिए। सबके बाद या सबके खाने का वेट मत किया कीजिए। रुकिए, मैं सांभर गर्म करके लाती हूँ आप लोगों के लिए। सिया बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से तीनों की प्लेट्स लगाती है। मधु और बिंदु इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रहती है। कुछ देर बात करने के बाद सिया अपने लैपटॉप पर काम करने लगती है और जब भी फोन पर बात करती है बिंदु देखती रहती है। कुछ दिन बाद मधु वापस चली जाती है, लेकिन मन में सिया की अच्छी इमेज लेकर। एक दिन, मम्मी, मैं तो इतना बिजी हूँ कि मैं सिया को कहीं लेकर नहीं जा सकता। पापा का भी मूड नहीं है कहीं जाने का, तो मैंने आप दोनों की मूवी की टिकट बुक कर दी है। मूवी के बाद आप लोग रेस्टोरेंट चले जाना, मेरे और पापा के खाने का मैं देख लूंगा। राघव के कहने पर दोनों पहले मूवी देखने जाती है, फिर रेस्टोरेंट चली जाती है। बिंदु खूब सालों के बाद किसी थिएटर में मूवी देखने जाती है और बड़े रेस्टोरेंट की तो शक्ल ही पहली बार देखती है। ये बात नहीं थी कि उनके यहाँ पैसों की कमी थी, ये तो उनका अपना ट्रेडिशनल स्वभाव था जो उसे बाहर निकलने से रोकता था। रेस्टोरेंट में मूवी वॉज गुड ना मॉम? रेस्टोरेंट कैसा लगा? राघव ने सही कहा था, अच्छी जगह है। सच में बहुत अच्छी जगह है। रेस्टोरेंट में बिंदु सिया के हर अंदाज को गौर से देखती है। सिया ने बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने होते हैं। रेस्टोरेंट में एंटर करने से लेकर तो चेयर पर बैठने, वेटर को ऑर्डर देने और खाना खाने के सिया के अंदाज से वो काफी इम्प्रेस्ड हो जाती है। कुछ दिन बाद लता के यहाँ उसकी किटी होती है और कमरे में तैयार हो रही होती है। मॉम, आज आप साड़ी के बजाय सलवार सूट पहनकर जाइए ना, अच्छी लगेगी आप। और हम दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम है, मैं आपको मेरा सूट देती हूँ। मगर मैं वो अगर मगर कुछ नहीं मॉम, मैं लेकर आ रही हूँ, आप वही पहनेंगी बस। सिया एक सुंदर सा सूट बिंदु को देती है और उसके बार बार कहने पर भी बिंदु सूट पहन लेती है। कमरे में, लता प्लीज गिव अ ग्लास वाटर। आज तो किटी में मैं ऐसे ही बात करूंगी, सूट में मैं अच्छी लग रही हूँ, सब चौंक जाएंगे मुझे देखकर। ऐसा ही होता है। सिया की स्टाइल कॉपी करते हुए या कहिए कॉपी करने की कोशिश करते हुए बिंदु लता के घर में एंटर करती है। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। बिंदु लता की बहू मोनिका से पानी मांगती है और मोनिका मन ही मन हंसने लगती है।
मोनिका, प्लीज गिव अ ग्लास वाटर। श्योर आंटी जी, वुड यू लाइक सम आइस इन इट? बिंदु को आइस के अलावा एक शब्द भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो कहती है यस यस, आइस आइस। मोनिका फिर से मुस्कुरा देती है और गायत्री, उर्मिला और लता को लगता है जैसे बिंदु ने बड़ी अच्छी इंग्लिश बोली है। क्या बात है बिंदु, तू तो एकदम बदल गई है। ये सलवार सूट, ये इंग्लिश बहू ने सिखाया है क्या? बहू नहीं सिखाया होगा और क्या, देखा नहीं इसकी बहू भी कितनी स्टाइलिश है। रोज मॉडर्न कपड़े पहनकर बन ठन कर बाहर जाती है। फर्राटे से इंग्लिश भी बोलती है हमारी बहुओं की तरह, मेकअप भी खूब करती है। अब अपनी बहू के लिए कुछ नहीं बोलेगी क्या? चलो भाई, गेम वेम खेलो। क्या बातें लेकर बैठ गई तुम लोग? मोनिका डियर, स्नैक में क्या है? स्नैक में स्नैक ही है चाची जी, लेकर आओ। बिंदु को मोनिका की बात समझ में नहीं आती है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे पर खिले हैरानी के भाव देखकर उसे लगता है जैसे उसने अच्छा ही कहा है। किटी खत्म होने के बाद घर आकर, आज तो सभी मेरे अंदाज से जल भुनी गई होगी। वैसे लुक अच्छा लग रहा है मुझ पर। मेरी इंग्लिश से भी सब कितने प्रभावित हुए थे। अब वो हर बात में सिया की कॉपी करने की कोशिश करने लगती है। सिया खुद भी मॉडर्न कपड़े पहनती है और उसे भी तैयार होने के एक नए नए तरीके बताती है। सिया बिंदु के लिए ऑनलाइन से खूब अच्छे अच्छे ड्रेसेस और कुछ जीन्स टॉप मंगवाती है और उसे देती है। मॉम, ये देखिए, मैंने आपके लिए ये सब ड्रेसेस मंगवाई है, पहनकर देखिए। नहीं भाई, सलवार कमीज तक तो ठीक है, लेकिन ये जीन्स टॉप ना बाबा ना, मैं तो खुद को ही आईने में नहीं देख पाऊंगी, बाकी सब की बात तो दूर। मॉम, आप अभी आपकी उम्र ही क्या है? बस 55, I mean 55। आजकल तो इतनी उम्र की लेडीज बिंदास रहती हैं और अपनी लाइफ खुलकर जीती हैं। आप एक बार पहनकर तो देखिए प्लीज। सिया के इंसिस्ट करने पर बिंदु एक एक करके सारी ड्रेसेस पहनकर घर में सबको दिखाती है। सारी ड्रेसेस मॉडर्न होने के साथ साथ सोबर भी होती है। बिंदु को भी अच्छा लगता है। आपकी उम्र 10 साल छोटी लग रही है मम्मी, वेरी ब्यूटीफुल। चलिए मॉम, इसी खुशी में हम दोनों बाहर घूम कर आते हैं। आप ये मेरा गॉगल भी पहन लीजिए। बिंदु जीन्स टॉप और गॉगल पहनकर स्टाइल में सिया के साथ बाहर निकलती है। दोनों स्टाइलिश सास बहू को देखकर मोहल्ले की औरतें हैरान रह जाती है। अरे देखो तो जरा, कल तक हम सबको संस्कार के पाठ पढ़ाती थी और आज अपनी बहू के साथ उसी के रंग में रंग कर घूम रही है। और नहीं तो क्या, हमारी बहुओं के बारे में भी हमें कितना कुछ कहती थी और आज खुद अपनी बहू की तरह बनकर घूम रही है। कल बताते हैं इसे। क्यों जी, तुम तो मॉडर्न कपड़े पहनने के खिलाफ थी। हमारी बहुओं के मॉडर्न कपड़े और मेकअप तो तुम्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अब तुम्हारी बहू के आने के बाद क्या हो गया है? हमें तो बड़ा ज्ञान बांटती थी। तुम्हारी बातों में आकर हम अपनी बहुओं को कितनी बातें सुना देती थी, झगड़े तक हो जाते थे हमारे। अब अपनी बहू को समझाने के बजाय खुद उसकी तरह हो गई हो, जैसी बहू वैसी सास। सबकी बातें शांति से सुनने के बाद बिंदु आखिर में कहती है, देखो भाई, ना तो मैं तुम लोगों की तरह बेवकूफ हूँ, ना ही मैं पागल हूँ जो किसी की भी बातों में आकर अपने ही घर में लड़ाई करूंगी। वैसे मैं तो बस कहती थी, बंदूक की नोक पर तुमसे करवाती तो नहीं थी ना। मेरी बहू से मैंने जीना सीखा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। अब तो जैसी बहू वैसी सास और जैसी सास वैसी बहू होगी हमारे यहाँ।